Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. So let's start. Our today's topic is for class 9th. Mass and weight. मास और वेट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। यानी मास जो है किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर है, जितने मैटर से वो मिलकर बना है, वो क्वांटिटी कहलाती है मास। तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। इसको हम सब जानते हैं कि इसके ऐसा यूनिट किलोग्राम है। किलोग्राम में इसको मेजर किया जाता है और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को पता करने के लिए हम किस एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं? एक तो हम करते हैं पेन बैलेंस का यूज और दूसरा हम करते हैं बीम बैलेंस का यूज। पेन बैलेंस और बीम बैलेंस आप सभी समझते होंगे ना। बीम बैलेंस वही जो ता से तराजू हिंदी में बना हुआ होता है ना, डायग्राम इस तरह का, ये इस तरह से दो यहाँ, ये तो होता है बीम बैलेंस। ये और पेन बैलेंस वही जो आप लोग किराने वगैरह की दुकान से सामान लेने जाते हैं तो वो लोग जो मेजर करके आपको देते हैं, पेन में आपका जो भी आप सामान लेते हैं वो रखते हैं, दूसरी तरफ वेट रखते हैं, तो वो उस तरह के बैलेंस होते हैं पेन बैलेंस। अब तो इलेक्ट्रिक बैलेंस भी चलने लगे हैं जो कि पेन बैलेंस की तरह रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक बैलेंस से भी जो है वो मास को मेजर किया जाता है। दूसरी बात, मास जो है वो किसी भी जगह हो कोई ऑब्जेक्ट, उसका मास जो है हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है, मून पर या किसी और प्लेनेट पर है या अर्थ के किसी भी पोर्शन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज हो जाती है वैल्यू, जिससे कि उसके अट्रैक्शन फोर्स पर फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो मैटर नहीं करता है। किसी भी जगह लोकेटेड हो कोई ऑब्जेक्ट, उसका मास हमेशा सेम रहेगा। स्पेस में भी जितना मास है किसी ऑब्जेक्ट में उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मास की। अब हम बात करेंगे वेट के बारे में। तो वेट क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? वेट इज द फोर्स with which an object attracted towards the earth। यानी कि वेट वो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कि अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वही उसका वेट होता है, उसके बराबर ही उसका वेट होता है। यानी कि क्या रहेगा? जब आपने अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था तो आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से देखा था आपने कि F इक्वल टू एम ए होता है, जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में फ्री फॉल करता है तो उस समय हम एक ही जगह जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कंडीशन क्या बनेगी? F इक्वल टू एम जी बन जाती है उस समय। तो कितने अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अर्थ? इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो उसका वेट भी क्या होगा? वेट को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो W इक्वल टू हो जाएगा mg, क्योंकि अभी अभी हमने समझा कि वही अट्रैक्शन फोर्स जिससे कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वही होता है उसका वेट। यानी कि F इक्वल टू W इक्वल टू mg। तो इसकी जो है वो यूनिट भी फोर्स के इक्वली रहेगी, यानी कि इसकी यूनिट भी ऐसा यूनिट भी होती है न्यूटन। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको समझ आई ना कि वेट क्या होता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। और दूसरी बात ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन, वेट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको समझ आई होगी कि वेट का फॉर्मूला क्या रहता है। तो W इक्वल टू mg रहता है और वेट जो है वो अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होता है। दूसरी बात, अब एक बात और आप यहाँ पे समझिए कि अर्थ पर g की वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब हमने g की वैल्यू की बात की थी तब आपने समझा था कि g की वैल्यू
कई कारणों की वजह से, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ और ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ की वजह से चेंज होती रहती है। तो अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पर फॉर्मूला से आपको साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझने के बाद एक बात और यहाँ समझने की है कि हाँ, इसको जो है मेजर हमेशा किया जाता है, वेट को हमेशा स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस की से जब मेजर करती है उसी कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अपना वर्क कर रहा होता है। अगर आप ये बीम बैलेंस और पेन बैलेंस का यूज करेंगे मेजर करने के लिए तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं रहता है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस से जो है वेट को मेजर किया जाता है। जनरली आप लोगों ने सभी ने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस में आपने क्या देखा है, वहाँ ग्रेजुएशन किसके होते हैं, किलोग्राम और ग्राम के होते हैं। लेकिन वेट की अभी अभी हमने देखा ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो किलोग्राम और ग्राम में नाप के फिर हम न्यूटन में कैसे पता करेंगे वेट कितना है। तो वेट का मेजरमेंट कभी भी किलोग्राम और ग्राम में बताना बिल्कुल गलत होता है साइंटिफिकली, उसको हमेशा न्यूटन में ही डिनोट किया जाता है। तो कैसे करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए आपका वेट, आप बोलते हैं ना हमारा वेट 50 kg है या 60 kg है, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन का वेट 60 kg है, तो ये कहना गलत होगा कि 60 kg वेट है। ये 60 kg क्या है, आपका मास है। अगर आपको इसको वेट में डिनोट करना है तो आपको 60 kg तो आपका मास है ना, उसमें क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब आपका वेट निकल के आएगा डब्ल्यू, क्योंकि ये तो होती है एम यानी कि मास होता है ये। और जब हम इसको वेट बोलेंगे अगर हम, तो W इक्वल टू 60 किलोग्राम वेट बोलते हैं, WT, स्मॉल w स्मॉल t। अगर आप 60 किलोग्राम वेट बोलेंगे कि मेरा वेट 60 किलोग्राम वेट है, तो ये सही टर्म होगा बोलने में। तो इसको कैसे करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट 60 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा न्यूटन, यानी किलोग्राम वेट इक्वल टू न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 588 न्यूटन आपका वेट निकल के आएगा अगर आपका 60 किलोग्राम वेट है तो। ऐसे ही आप अपना वेट पता कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक मशीन से अपना वेट लेते हैं तो वो केजी में आता है, तो उसको आप न्यूटन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आई। अब डिफरेंस देख लेते हैं हम मास और वेट के बीच में। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो इस तरह से ही देख लेते हैं, इधर मास और इधर वेट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों की डेफिनेशन का हो गया। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, और वेट क्या है, वेट इज इक्वल्स टू दैट अट्रैक्शन फोर्स विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। तो ये दोनों की डेफिनेशन का पहला हो गया। दूसरा क्या है, इनकी जो है वो यूनिट का है। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, ये है मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड देखेंगे कि मास रिमेन्स सेम एट ऑल प्लेसेस, remains same at all the places, और वेट में g की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए ये वेट जो है चेंज होता है। इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ g, नॉट अफेक्टेड by value of small g यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये अफेक्टेड होता है g की वैल्यू के साथ। varies with the value of small g, अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, measured by pen और beam balance, और वेट में क्या है, measured by
स्प्रिंग मेलन्स। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं मास और वेट के बीच में, और मास की डेफिनेशन, वेट की डेफिनेशन और वेट का फॉर्मूला, और किस तरह से मास को न्यूटन में वेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से ये सब आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब एक और बात करते हैं हम यहाँ कि अभी अभी आपने समझा कि वेट जो है वो अगर प्लेस चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो अर्थ का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन उस पर प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा वेट की वैल्यू। इसी तरह अगर आप किसी और प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मून पर, तो मून जितना अट्रैक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहा है उसी हिसाब से उसका वेट होगा। तो अब हम समझेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मून पर है तो उसके वेट में क्या चेंज आता है कंपैरेटिवली ऑन द अर्थ। चलिए देखते हैं यहां से। तो इसको किस तरह से आप करेंगे, देखिए आप सभी ने मेरे साथ अगर स्टडी किया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपको उसका फॉर्मूला ध्यान होगा। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला? अगर आपको याद है तो जल्दी से बोलिए, क्योंकि बोलने से क्या होता है ना, आपके माइंड में फीड हो जाती है, रिवाइज हो जाता है चीज और आपके माइंड में फीड होती जाएगी। तो क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर, जहां पर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉल m मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड d स्क्वायर जो है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर या कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कितना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये इससे हम पता कर लेते हैं। तो हमें अभी हम किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि मून कितना अट्रैक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है और अर्थ कितना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगी किसी ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर उसके लिए हमें अर्थ का और मून का क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस या नियर टू अर्थ सरफेस है तो उस पर जो d की वैल्यू है वो कितनी रहती है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो इसी तरह रेडियस ऑफ द मून के बराबर रहेगी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मून की सरफेस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ और मून की मास और रेडियस हम बुक से यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि अर्थ की रेडियस होती है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 और मून की रेडियस होती है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6। और मास जो है वो अर्थ का मास होता है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, और मून का मास होता है 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों जो है वो मीटर में है, रेडियस दोनों मीटर में है और मास जो है वो दोनों किलोग्राम में है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अट्रैक्शन फोर्स में अर्थ का जो है वो अर्थ के साथ देखेंगे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, स्मॉल m। ठीक है, और अर्थ का मास जो है उसको हम बोलते हैं m, यहाँ एक सफिक्स दे देंगे e, और मून के लिए m के साथ स्मॉल m का सफिक्स दे देंगे। ठीक है, इसी तरह रेडियस के लिए r e और r m दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएं। अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है तो देखिए क्या बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूले में क्या होगा, और अभी अभी आपने ये भी देखा है ना, जितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वही उसके वेट के बराबर होता है, यानी कि W इक्वल टू F इक्वल टू G और कैपिटल M की जगह मास ऑफ द अर्थ आएगा, यानी कि ME स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड D स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं RE स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, G स्मॉल m और कैपिटल M की जगह हम 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन इसकी जो रेडियस है वो लिखेंगे 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6
का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए आप, ये 5.98 यहाँ पर इसको राउंड फिगर भी कर लिया जाता है कहीं कहीं कैलकुलेशंस में, तो वो आपको देखने को मिलेगा बुक में। ये 6 × 10⁻24 किलोग्राम मास मिलेगा अर्थ का, और रेडियस जो है 6.37 को भी राउंड फिगर में लेते हैं अगर तो 6 × 10⁻6 मीटर ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये एग्जैक्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ निकल कर आएगा 1.474 × 10⁻11 इंटू जी इंटू स्मॉल m न्यूटन। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून पता करेंगे। सिमिलरली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस, इसको WE मान लेते हैं हम। ठीक है, तो WM क्या होगा, यानी मून की सरफेस पर वेट कितना होगा, G इंटू स्मॉल m, और कैपिटल M की जगह हम मून का जो है वो मास यहाँ अप्लाई करेंगे। 7.36 इंटू 10⁻22 kg है जो कि, और रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू जी इंटू एम न्यूटन। ठीक है, ये मिल गया हमें WM। अब WE और WM हमें पता चल गए हैं, तो WE इसको इक्वेशन 1 मान लें हम, और इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो अगर हम इनका जब कंपैरिजन करते हैं तो हम अगर लेते हैं कि WM अपॉन WE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, WM 2.431 इंटू 10⁻10 GM अपॉन ये रहेगा WE 1.474 इंटू 10⁻11 इंटू G इंटू M से M और G से G कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो टर्म मिलेगा WM अपॉन WE इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आती है 0.165, जो कि लगभग 1/6 के बराबर होती है। इसकी वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे अगर फ्रैक्शन में, तो लगभग इस बराबर होती है। यानी कि आपको क्या फॉर्मूला मिला, WM अपॉन WE इज इक्वल्स टू 1/6, या WM इज इक्वल्स टू WE अपॉन 6। WM मीन्स वेट ऑन द मास of an object and WE is equals to weight of an object on earth। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अर्थ पर जितना मास वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका 1/6 कर दें तो उतना रहता है मून पर। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है, या ये एक फॉर्मूला की तरह भी काम आता है। इस तरह के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं करने के लिए कि अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट इतना है तो मून पर कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूला में WE की जगह अर्थ का वेट रखेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मून पर जो है उसका वेट पता चल जाएगा। और अगर ऐसा उल्टा दिया है कि मून पर पता है और अर्थ पर पता करना है तो 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उस वैल्यू में। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से, या किसी और प्लेनेट का आपको अगर मास और रेडियस पता है तो आप इस तरह से ही जो है एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि उस किसी ऑब्जेक्ट का किस तरह से रिलेशन है अर्थ के मास में और अदर प्लेनेट के मास में, या कोई भी प्लेनेट हो या कोई भी कैलेस्टियल बॉडी पर अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का वेट पता करना है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको मास और रेडियस पता होना चाहिए उसका। तो आज आपने क्या क्या सीखा यहाँ पर, मास और वेट की डेफिनेशन, दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके दोनों के डिफरेंस, और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, इतना आपने यहाँ पर आज स्टडी किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।